रामानुज के पत्नी सुलभा के देहांत को एक ही साल बीते हैं। उस समय तो रामानुज ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को ना देंगे। लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वे समझदार, सुलझे हुए व आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ? बड़ी झिझक के साथ रामानुज ने पूछा। दोबारा नहीं रामानुज तिवारा, अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ फिर से, शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। अभी तो उसकी भी सुध लो। रामानुज झील गए। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। उन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। जानकी नाम था उसका। रामानुज तब यही कोई 16 से 17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते नाना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। चूंकि जानकी अभी 12 से 13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गौने की बात छेड़ी तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वे थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा गंवार लड़की को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी का कार्यभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के कामकाज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले रह गए। घर में 2 नौकरों के साथ 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़ी ही बीतेगी।
शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीप भी तो चाहिए। और ये लोग की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। सबके कहने पर उन्होंने जानकी को ले आया। जानकी रामानुज को खाना बनाकर देती, टाइम पर सब ध्यान देती। सुलभा के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। यूं ही 1 महीने कब बीत गए रामानुज को पता ही ना चला। लेकिन इस दौरान वे महसूस करने लगे थे कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वे सुलभा से तुलना करते और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात जानकी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनी रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रामानुज अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई तुम, उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचा था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द ना बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो। लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। वो बेचैनी सी यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया। अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन रामानुज कॉलेज चले तो गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज थोड़ा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है? पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वे घर लौटे तो रोजाना की तरह जानकी उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1 डेढ़ महीने से उन्हें आते ही जानकी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे, तुम कब आए? मालकिन ने बुलवा भेजा, कहा कि वो जा रही हैं।
इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। अच्छा, तुम जाओ, एक कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूँ तुम्हें, समझ ही नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश होंगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिल से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊं, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए, खैर मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उसकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई, ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो, जगाकर नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारी तकिए के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी है। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जानकी पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों से अश्रुधार बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वो और बनवास नहीं देंगे। और जब जानकी जैसी पत्नी है तो जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वह स्वयं जाएंगे जानकी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का वो सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी आज वो सोच रहे थे कि सचमुच सात फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए जानकी को ही चुना था। उन्होंने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसलिए ईश्वर ने सुलभा को उसने छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उन्हें चेहरे पर नजर नहीं आई थी।